हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज से आप एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर होने वाला है। सो इस सीरीज़ में भी इस चैप्टर में भी हम एक वीडियोस की सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हर एक छोटे से छोटे टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम ज़रूर कवर करेंगे। सो आपने कोशिश ये करनी है कि तमाम वीडियोस को आप देख लें, क्योंकि आप एक वीडियो मिस करते हो सो इट इज़ वेल कनेक्टेड विद द अदर वीडियोस। मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। सो अगर आप एक वीडियो भी मिस कर देंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अहम जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसके डिफिनेशन को हम एक बार करते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। जो हम पहले लिखते हैं रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नाउन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ज़रा इसको समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा है ना कि कंसंट्रेशन अगर चेंज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी, प्रोडक्ट भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, सो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और मैथमेटिकली अगर हमसे पूछे कि व्हाट डज इट मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम ये कहेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन आवर टाइम टेकन टू चेंज दिस कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो हम इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और चेंज को ना हम चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा डी लिखते हैं, एंड चेंज इन टाइम को हम कहते हैं डेल्टा टी। तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए रिएक्टेंट है जो कि बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमारे पास सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका रेट क्या होगा, सो हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलग अलग रेट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ रिएक्टेंट का रेट बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो, जब टाइम गुजरेगा तो शुरू में इनिशियली रिएक्टेंट तो बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये हमें पता है। सो इनिशियली रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना। सो हम जब इसका जो रेट का फार्मूला हम लिखते हैं तो हमेशा माइनस आगे लगाते हैं। ये शो कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, सो हम क्या लिखेंगे, दोबारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम। यहाँ सी है ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी और टाइम होगा, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना प्रोडक्ट की। सो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन को लगाएंगे अगर वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ के बारे में हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर हम ज़रा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। सो ग्राफिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो हम यहाँ ज़रा ड्रा करते हैं ग्राफ को, ठीक है, दिस इज आवर ग्राफ। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे टाइम को, ठीक है जी, टाइम को हम रखेंगे, और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे कंसंट्रेशन को, ठीक है। कंसंट्रेशन का यूनिट लिखते हैं, चलो, मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन है, जैसे कि मैं यहाँ कंसंट्रेशन लिखता हूँ, और ये टाइम हमारे पास है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसा जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ लिखूँ, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 2 3 4 5 6, एंड इसी तरह से अगर हम यहाँ लिखें 10 20 30 40 50 60 एंड 70, तो ये टाइम है, ठीक है। हम चलो सेकेंड में लेते हैं, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है जो मोल पर डीएम क्यूब में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने दो चीज़ें ली है ना। सो देखो, इनिशियली ए इज आवर रिएक्टेंट, राइट, बी इज आवर प्रोडक्ट। तो शुरू में क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा ए, उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा होगी। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ना। बी क्या है, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली जब जीरो टाइम पे जीरो होगा ना, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जो हमारे पास बी को, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी। सो बी जो है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट है, ठीक है,
और रिएक्टेंट को ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, जो हमारे पास ए की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, टाइम आगे जाएगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते 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 हमें इस तरीके का एक ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें से प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, यानी बी की बात करें, तो इनिशियली तो जीरो होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। तो देखो, ए की कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रहा है, और बी की कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है ना, उसके बाद ये बिल्कुल फ्लैट लाइन में आगे जाता है, ये भी फ्लैट लाइन में आगे जाता है, जो कि शो करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम आता है या फिर सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तब वो एक फ्लैट लाइन शो करता है, विच रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो मज़ीद चेंज नहीं हो रहा। सो यहाँ से अगर ए की हम बात करेंगे तो ए को हम कैसे लिखेंगे, ए इज़ आवर रिएक्टेंट, ठीक है, तो इसका रेट फाइंड करना है तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। बी इज़ आवर प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका फाइंड करना है तो आप ये वाला फार्मूला बी के लिए यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन था जो कि हमें रेट के बारे में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए था। अब अगर आपसे कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया हुआ तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम ज़रा यहाँ पर करते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास है जो अभी हमने बात की थी ना, ए प्लस बी, वो क्या बना रहा है, सी बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें सी की कंसंट्रेशन दिया हुआ हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंसंट्रेशन का एक टेबल मैं ज़रा बनाता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास सी की जो वैल्यू है, पहला कंसंट्रेशन इसका शुरू में 0.0 था, फिर 0.20 हो गया, फिर 0.38 हो गया, फिर 0.45 हो गया, ठीक है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब इसकी वैल्यू होती है, यूनिट होता है, और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, इसका टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। शुरू में टाइम तो 0.0 में 0 था, फिर टाइम 10 सेकेंड हुआ तो ये हो गया, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम चेंज हो रहा है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा है। अब आपसे पूछते हैं जी, सी का इंस्टेंटेनियस पता करो कि ख़ास टाइम पे, जैसे 20 सेकेंड के बाद या 30 सेकेंड के बाद इसके अंदर इसका रेट क्या होगा, यानी 30 सेकेंड जब हो जाए या 20 सेकेंड को रिएक्शन को शुरू किए हुए 20 सेकेंड हो जाए, हम इसकी फाइंड करते हैं, तब इसका जो रेट है ना उस दौरान कितना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे रेट के लिए, अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, रेट इक्वल होता है, प्रोडक्ट के फाइंड करें तो प्लस आएगा ना, तो डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम, ये वाला होता है ना एक्स कंसंट्रेशन, या चेंज इन सी भी आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के लिए। सो देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन 20 पे हम बात करें ना, तो फाइनल को हमने इनिशियल कहाँ से शुरू किया था, 0 से, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम क्या हो रहा है, फाइनल, अच्छा सॉरी मैं कंसंट्रेशन का नहीं लिख रहा था, मैंने ऊपर टाइम का लिखा था। तो यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, देखो कितना है 20 सेकेंड पे, 0.38 माइनस 0.0 है। सिमिलरली चेंज इन टाइम कितना है, 20 हो गया ना, तो 20 हो गया है, इनिशियल कहाँ से शुरू किया था, 0.0। सो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ पर आता है 0.019, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है रेट का, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ से रेट आ गया ना, ठीक है। तो यानी इस टाइम इसका रेट कितना था, 20 सेकेंड पर इस रिएक्शन का जो रेट था वो 0.019 इसका रेट था। तो इस तरीके से आप रेट भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारे पास था रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेट लॉ के हवाले से कि रेट लॉ क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अपना ख्याल रखिए।